नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार भाग 4 पर। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे निर्वचन और अनुवाद, यानी निर्वचन और अनुवाद में क्या अंतर है, निर्वचन, भावानुवाद और सारानुवाद, निर्वचक से की जाने वाली अपेक्षाएं और अंत में सारांश। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे निर्वचन और अनुवाद में क्या अंतर संबंध है, निर्वचन, भावानुवाद और सारानुवाद में समानता तथा असमानता के बिंदु कौन कौन से हैं और एक अच्छे निर्वचक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं तथा उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। निर्वचन, संकल्पना, प्रक्रिया और प्रकार विषय को जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि हमने 4 मॉड्यूल में विभाजित किया है। भाग 3 में हमने चर्चा की थी निर्वचन के प्रकार और निर्वचन कार्य की व्यवहारिक जटिलता और प्रभावकारिता पर। भाग 4 में हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्वचन और अनुवाद, निर्वचन, भावानुवाद और सारानुवाद और निर्वचक से अपेक्षाएं। आइए जानते हैं निर्वचन और अनुवाद में अंतर, यानी कि निर्वचन और अनुवाद किस प्रकार एक दूसरे से में क्या अंतर संबंध है और क्या किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। जैसा कि मैंने कहा निर्वचन और अनुवाद लगभग एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का काम स्रोत भाषा में कहे गए पाठ को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है। और जो मानव सभ्यताएं हैं वे पहले मौखिक रूप से चलती रहीं और उसके बाद धीरे धीरे जो जो उनमें विकास होता चला गया, वहाँ लिखने की शैली का विकास हुआ और लिखने की शैली के साथ ही हम कह सकते हैं कि लिखित रूप में संवादों की शुरुआत हुई। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो निर्वचन और अनुवाद दोनों का मूल जो उद्देश्य है वह संवाद स्थापित करना या संप्रेषण करना ही है। लेकिन निर्वचन जहाँ मौखिक संवाद स्थापित करता है, अनुवाद जिसे हम अनुवाद प्रॉपर या प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में समझते हैं, उसका अर्थ होता है जहाँ लिखित पाठ का लिखित पाठ में अनुवाद किया जाना। तो मूलतः जहाँ से इसका उत्स है या जहाँ से इसकी व्युत्पत्ति को देखा जाए तो दोनों का अर्थ लगभग समान है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते किस प्रकार वे मौखिक और लिखित में विभाजित हो जाते हैं। और आज जब हम निर्वचन को जानते हैं तो उस निर्वचन का अर्थ जो बहुत औपचारिक रूप से जिस खास संदर्भों में हमने निर्वचन के प्रकारों के संदर्भ में हमने उसकी चर्चा की, वो किस तरह जाके इन खास संदर्भों में सीमित हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया लिखित और धीमी होती है। अनुवादक के पास भूल सुधार के लिए पर्याप्त समय होता है, किंतु निर्वचन की प्रक्रिया मौखिक और त्वरित है, क्योंकि निर्वचन सद्य किया जाता है, तात्कालिक किया जाता है या यदि वह क्रमिक भी किया जा रहा है तो भी अनुवादक के पास, यानी जो हमारे निर्वचक है जिनके लिए हम जिस अनुवादक के लिए हम टेक्निकल टर्म के रूप में निर्वचन का इस्तेमाल करते हैं, निर्वचक या इंटरप्रेटर कहते हैं, दुभाषा कहते हैं, वहाँ पर उनके पास समय की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो भी निष्पादन करना है पाठ का, सुने गए पाठ का, सुने गए यानी बोले जा रहे हैं, यानी कि दोनों ही स्तर पर में मौखिक पाठ ही होता है। तो उनके पास किसी भी तरीके से विचार करने की, पाठ को सुधारने की, बेहतर पर्याय ढूंढने आदि के लिए समय नहीं होता है। उन्हें संदेश को यथाशीघ्र संप्रेषित करना होता है। इसमें भूल सुधार के लिए समय न के बराबर होता है, क्योंकि संदेश संप्रेषण का कार्य लगभग उसी समय हो रहा है। जैसे हमने भी इसके प्रकारों की चर्चा की, तो हमने 3 महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा की। पहला था जिसके अंदर हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहा, जिसको जो क्रमिक निर्वचन के रूप में जिसे हम जानते हैं। दूसरा हमने चर्चा की थी साइमल्टेनियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तात्कालिक या साथ साथ चलने वाला। और तीसरा हमने कहा था पास बैठकर किया जाने वाला निर्वचन, यानी विस्पर्ड ट्रांसलेशन या विस्पर्ड इंटरप्रिटेशन। तो तीनों ही जो अगर इंटरप्रिटेशन की यदि हम चर्चा करें, जो क्रमिक और साइमल्टेनियस में जो बेसिक थोड़ा सा अंतर है, वैसे इतना कि क्रमिक निर्वचन में निर्वचक के पास वक्ता के बोलने तक का कुछ समय होता है, क्योंकि वक्ता अपने एक संवाद को स्थापित करने के बाद, अपने संवाद को बोल लेने के बाद या एक पैराग्राफ में अपनी बात कह लेने के बाद या एक वाक्य आदि को किसी अपने एक उद्देश्य या संदर्भ विषय को स्पष्ट करने के बाद बीच में एक पॉज लेते हैं और उसी बीच निर्वचक अपना काम करते हैं। लेकिन जो सद्य ट्रांसलेशन है या सद्य अनुवाद है, जिसे हम साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन के रूप में जानते हैं, वहाँ पर ये जो प्रक्रिया वो साथ साथ चलती है। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाओं में, यानी तीनों ही अनुवाद के निर्वचन के तीनों ही प्रकारों में कहीं भी इतना समय निर्वचक के पास नहीं होता जितना कि अनुवादक या अनुवादिका के पास हो सकता है, क्योंकि अनुवादक और अनुवादिका मूलतः वे काम लिखित रूप में कर रहे हैं। वे लिखित पाठ का लिखित पाठ में अनुवाद कर रहे हैं, जहाँ उनके पास पाठ को सुधारने का, उसे और बेहतर बनाने का एक पूरी संभावना होती है। निर्वचक को उपयुक्त शब्दों, वाक्य विन्यास और शैली का चयन उसी समय यानी फटाफट करना होता है, क्योंकि वे वक्ता के लगभग साथ साथ ही बोलने का कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए एक निर्वचक को विवेकशील भी होना चाहिए, ताकि वे वक्ता के हाव भाव, भंगिमाओं और तेवर आदि को समझकर तथा उनका सही अंदाज़ा लगाकर अपने निर्वचन को और अधिक सशक्त और सटीक बना सके। जैसा कि हमने देखा कि निर्वचक के पास
केवल लिखित पाठ, जैसे कहा अनुवाद के पास अनुवादक के पास या अनुवादिका के पास एक लिखित पाठ होता है जिसका निष्पादन लेखक अपने स्तर पर कर चुके हैं। लेखक या लेखिका के पाठ लिखे जाने के बाद अनुवाद का काम शुरू होता है और अनुवादक या अनुवादिका अपने पेस पर अपने समय सीमा के हिसाब से उसका अनुवाद करते हैं और अनुवाद करते समय वे बीच बीच में उसकी जांच भी करते चलते हैं, उसे सुधारते भी चलते हैं। हमने अनुवाद प्रक्रिया में इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन के जो 3 महत्वपूर्ण चरण हैं उसमें किस प्रकार एक अनुवादक या अनुवादिका अपने काम को अंजाम देते हैं, किस प्रकार वे अपने कार्य का निष्पादन करते हैं। पहले विश्लेषण किया, फिर उसका अंतरण किया और अंतरण के बाद भी यदि उन्हें कोई डाउट्स है या किसी तरह का उसके पुनः संपादन की आवश्यकता है तो उसे पुनर्गठन की अपनी प्रक्रिया के दौरान वे पाठ को जांच पड़ताल करके उसे अपने अनुसार ठीक करते चलते हैं। लेकिन निर्वचन में इसमें से किसी की भी सुविधा नहीं होती, ना तो उनके पास इतना समय होता है, ना ही वे सुविधाएँ होती हैं कि जिसके माध्यम से वे उसमें कुछ परिवर्तन कर सके। तो उन्हें यहाँ पर जो वक्ता है, वक्ता के कथ्य के साथ साथ यानी जिसे वो मुंह से बोलकर या संवाद के माध्यम से जो अपनी बात में रख रहे हैं उसके साथ उनके हाथों, आँखों या उनके चेहरे के एक्सप्रेशन या विभिन्न जो हाव भाव जो वे अभिव्यक्त कर रहे हैं उनसे भी उन्हें पाठ की गरिमा का या पाठ के वज़न का उन्हें अंदाज़ा लगाना होता है। तो उन्हें अपने इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में न केवल कथ्य पर जो कि मौखिक रूप से उनके सामने है, बल्कि वक्ता की अपनी जो भंगिमाएं हैं उनका भी ध्यान रखना होता है, उनके साथ उन्हें पाठ का निष्पादन करना होता है लक्ष्य भाषा में। आइए हम जानते हैं अनुवाद और निर्वचन में अंतर क्या क्या होते हैं। अनुवाद अनुवाद में पाठ यानी टेक्स्ट जिसे पहले ही समय से तैयार कर लिया गया था, उसमें अनुवादक के पास या मूल रचनाकार के पास मूल रचनाकार ने अपने स्तर पर उस पाठ का निर्माण किया और फिर वो अनुवाद के लिए प्रस्तुत हुआ। लेकिन निर्वचन में जो पाठ है, जिसे मूल पाठ है, जिसे हम स्रोत भाषा या स्रोत भाषा पाठ के संदर्भ में समझ रहे हैं, जो भाषण है जो उसी समय मौखिक रूप से जिस अभिव्यक्त किया जा रहा है वो उसी समय और उसी स्थान पर दिया जा रहा है। यानी भाषण अभी और यहीं दिया जा रहा है, घटना सद्य घटित हो रही है। जहाँ अनुवाद में पाठ पहले से तैयार है, निर्वचन में पाठ साथ साथ तैयार हो रहा है, यानी मौखिक रूप से ही पाठ का निष्पादन हो रहा है। अनुवाद में पाठ पूरी तरह से एक तैयार उत्पाद है, वे स्थायी है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेखक के स्तर पर उस पाठ का अंतिम निष्पादन किए जाने के बाद ही वह अनुवाद के लिए प्रस्तुत होता है, जबकि निर्वचन में भाषण अभी चल ही रहा है। हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन में भी और क्रमिक अनुवाद में भी, क्रमिक इंटरप्रिटेशन में भी जो हमारे जो निर्वचक है वो साथ साथ पाठ का जो निर्माण होता चल रहा है, यानी जो पाठ उस समय जो व्यक्त किया जा रहा है उसके साथ साथ ही वे उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो भाषण अभी चल रहा है, उसका विकास हो रहा है, वह गतिशील अवस्था में है और उसके जारी रहने के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, शुरू से अंत तक अनुवाद के दौरान पाठ की जांच की जा सकती है। हमने पढ़ा था जब कोई पाठ अनुवाद के बाद जब पाठ प्रस्तुत किया जाता है वो कई चरणों से गुजरता है, लेकिन निर्वचन में उन सब चरणों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अनुवाद में शुरू से अंत तक पाठ की जांच की जा सकती है, उसे अलग रखा जा सकता है और बाद में फिर से इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन निर्वचन में भाषण के शब्द और ध्वनियाँ धीरे धीरे कानों से मिटते चलते हैं। ये यदि हम एक श्रोता के रूप में किसी को सुन रहे हैं तो उनकी कुछ ही बातें हम पर असर कर पाती हैं, बहुत कुछ हमारे दिमाग से विस्मृत होता चलता है, क्योंकि हमारी जो मेंटल स्टोरेज है उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो उतना ही संवाद को या उतने ही बात को स्टोर कर पाता है जितने की हमारे लिए आवश्यकता है। यहाँ पर निर्वचक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे वक्ता की बात को न केवल सुन रहे होते हैं बल्कि उन्हें बहुत ही सीमित समय के लिए उसे स्टोर करते हुए उसके साथ साथ अनुवाद करना होता है। तो यहाँ अनुवादक की तरह या अनुवादित पाठ की तरह उनके पास कोई छूट नहीं होती कि एक सीमित स्थायी पाठ उनके पास है। यहाँ पाठ धीरे धीरे साथ साथ चल रहा है और धीरे धीरे वो विस्मित भी होता चला जा रहा है, कानों से मिटता भी चला जा रहा है। केवल यह वहीं तक याद रहता है जितना निर्वचक को याद रहता है। अनुवाद में पाठ पूरी तरह से शाब्दिक होता है। जैसा मैंने कहा कि हम प्रॉपर ट्रांसलेशन के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, तो अनुवाद के अंतर्गत पाठ पूरी तरह से शाब्दिक होता है। इसके साथ कोई अनुपूरक सूचना नहीं होती है। पाठ किस माहौल और हालत में लिखा गया ये अनुवादक को स्पष्ट नहीं पता होता, यानी कि रचनाकार ने किस मनस्थिति में, किन स्थितियों में, किन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में या भौगोलिक परिवेश में बैठकर उस पाठ का निष्पादन किया होगा या उस पाठ की निर्मिति की होगी, इसका कोई अनुभव या कोई परिचय
अनुवादक के पास या अनुवादिका के पास नहीं होता। वे पाठ को पढ़कर उसका अनुमान लगाते हैं कि किस खास परिवेश का या किस खास पृष्ठभूमि का पाठ है या लेखक की मनस्थिति क्या रही होगी। लेकिन निर्वचन में इस सब की ना तो सुविधा होती है ना छूट होती है। वह निर्वचन में निर्वाचक को जो हमारे जो भाषण के जो मूल वक्ता हैं उनको ध्यान से सुनना होता है, साथ साथ उनकी हाव भाव, उनकी भंगिमाओं आदि पर भी अपने आप को फोकस रखना होता है। निर्वाचक उसी माहौल में मौजूद होते हैं जिसमें भाषण दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर मूल वक्ता यानी स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ यानी कि निर्वाचक द्वारा दिया जाने वाला पाठ दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ अनुवाद की तरह छूट नहीं होती या शाब्दिक रूप में लिखित रूप में उनके पास कोई पाठ प्रस्तुत नहीं होता। अनुवाद में अधिकांश पाठ एक ही लेखक की उपज होते हैं। अनुवादक या अनुवादिका अपनी सोच और लेखन शैली को एक समय में एक ही लेखक के अनुरूप बनाते हैं। अक्सर जो लिखित पाठ होते हैं उनका अपना एक क्वांटम भी होता है। यदि मान लीजिए कोई अनुवादक या अनुवादिका किसी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं तो या तो वे कोई एक लेख होगा, कोई कहानी या कोई उपन्यास या कोई पुस्तक या कोई निबंध या कोई उसका एक अपना एक क्वांटम होगा। लेकिन जब हम निर्वाचक के स्तर की बात करते हैं तो निर्वाचक क्योंकि उस पूरी प्रक्रिया में साथ साथ उसका अनुवाद कर रहे होते हैं तो उनके पास लेखक का अपनी जो भाव भंगिमाएँ जो बदल रही हैं उसका भी फर्क पड़ता चला जाता है। और यदि एक ही सभा या संगोष्ठी में कई सारे वक्ता हैं, बहुत सारे अलग अलग वक्ता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं और निर्वाचक वही हैं, जैसे हम सेमिनार आदि में देख सकते हैं, तो वहाँ उन्हें अपनी शैली को भी ध्यान रखना होता है। साथ ही जो वक्ता की जो अभिव्यक्ति की शैली है, उनका जो बात को प्रस्तुत करने का जो उनका अंदाज है, जो उनके हाव भाव, उनकी भंगिमाएँ हैं, उनका जो शब्द चयन है या जो उनका अपना प्रस्तुतिकरण है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने आप को भी परिवर्तित करते चलना होता है। तो अनुवाद में जहाँ अनुवादिका या अनुवादक अपनी रुचि के अनुसार किसी पाठ का चयन करके एक लंबे समय तक अनुवाद की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक खास शिल्प, एक खास मनस्थिति में रहते हैं, जबकि निर्वाचक विभिन्न वक्ताओं के हिसाब से उन्हें अपने आपको ढालना होता है, उनकी अलग अलग भाव भंगिमाओं, उनके शब्दों को, उनके प्रयोगों को और उनके पूरी शैली को समझकर उसके पाठ का निष्पादन करना होता है। अनुवाद में लेखक से दूरी की वजह से अनुवादक पर संदेश का भावनात्मक असर शायद कम ही पड़ता है या शायद कभी ही पड़ता है, जबकि निर्वचन में निर्वाचक को किसी बैठक या सम्मेलन के तनाव और उत्तेजना की पूरी जानकारी होती है। अक्सर वे उन्हें स्वयं भी महसूस करते हैं। हम संसद आदि के दृश्य की यहाँ कल्पना कर सकते हैं कि संसद में हम देखते हैं अक्सर कि किसी खास मुद्दे पर कई बार बहुत बहस हो जाती है, बहुत लंबे समय तक वहाँ पर तनाव का माहौल होता है। तो वक्ता ने जो अपनी बात कही और निर्वाचक उस बात का जो अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वे केवल उनके सामने केवल पाठ नहीं है, उनके सामने वक्ता का कहा हुआ केवल कथ्य मात्र नहीं है, बल्कि वो जो उस समय की जो सामाजिक या उस समय की जो उस कक्ष विशेष की जो स्थिति है या वहाँ का जो तनावपूर्ण माहौल है या वहाँ की जो यदि शोर शराबा है, मान लीजिए कि किसी ऐसे स्तर पर जहाँ पर भाषण दिया जा रहा है, भाषण आदि में यदि श्रोता किसी मुद्दे पर भड़क जाते हैं या वहाँ कोई तनावकारक माहौल हो जाता है, तो उस तनाव का असर जो हमारे निर्वाचक हैं, जो मूलतः वहाँ एक बहुत तटस्थ और निष्पक्ष भूमिका में होते हैं, उन पर भी उसका असर पड़ रहा होता है। तो वे कहीं भी अपने आप को वक्ता की मनस्थिति या वक्ता के सामाजिक और उनके जो तात्कालिक जो परिवेश है उससे अपने आप को काट नहीं पाते, जबकि अनुवादक या अनुवादिका के साथ ये सुविधा होती है कि वे जिस समय अनुवाद कर रहे होते हैं अपने कक्ष में या अपनी स्पेस में अकेले होते हैं और लेखक या लेखिका उनसे दूरी पर होते हैं, उनकी मनस्थिति का या उनके बीच में किसी तरह का आपस में कोई संवाद उस समय स्थापित नहीं हो रहा होता है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि अनुवाद जहाँ पर इस दृष्टि से सुविधा ज़्यादा आसान लगता है, जबकि निर्वाचक की भूमिका यहाँ बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ना उन्हें केवल पाठ के साथ सामंजस्य बिठाना होता है, बल्कि जो उस समय की जो तात्कालिक जो परिवेश है उसके साथ भी सामंजस्य बिठाकर अपने आप को तनाव मुक्त रखते हुए बहुत निष्पक्ष तरीके से पाठ को प्रस्तुत करना होता है। अनुवाद में प्रकाशन से पहले अनुवादक का मसौदा लिखा जा सकता है, इसका पुनरीक्षण हो सकता है, इसकी आलोचना हो सकती है, इसमें काट छाट भी हो सकती है। यानी जब कोई पाठ अनुवाद हो जाता है, और अगर आप याद करें जो पिछले सत्रों में हमने जाना और पढ़ा था कि अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत और उसके बाद हम जब अनुवाद पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा पर जब हमने चर्चा की तो हमने बताया था कि नायडा जो 3 महत्वपूर्ण चरण गिनवाते हैं, अनुवाद प्रक्रिया के विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसके बाद भी अनुवादक के दायरे से एक पाठ के निकल जाने के बाद भी प्रकाशन तक या कई बार प्रकाशन के बाद तक उस पाठ में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।
अनुवाद के बाद यानी पुनर्गठन के चरण के बाद वे पाठ पुनरीक्षण के लिए जाता है, पुनरीक्षण के स्तर पर उसमें सुधार होता है, मूल्यांकन करता है, अपनी टिप्पणी देते हैं, पठ छपने के बाद समीक्षक की टिप्पणी के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो निर्वचन की जो प्रणाली है या जो निर्वचन का जो कार्य करने की जो शैली है, उसमें कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो त्वरित निष्पादन होता है, उसी समय उसका ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया जाता है, और यदि किसी तरह की चूक या कोई गलती अगर हो जाती है तो उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं होती। निर्वचक और उसके श्रोताओं के बीच किसी छलनी की तरह काम करने के लिए कोई संपादक नहीं होता। यानी निर्वचक को यहाँ बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि वे कहीं भी पाठ में किसी तरह का कोई विचलन ना कर दें, पाठ को कम समझकर इसका अनुवाद किसी अलग तरीके से ना कर दें, जो कहा जा रहा है उससे अधिक ना कह दें, जो कहा गया उससे कहीं कुछ ऐसा छूट ना जाए जो जिसका अनुवाद किया जाना आवश्यक था। तो इन सभी स्तरों पर उन्हें बहुत ही सशक्त, बहुत ही जिसे कहा जाए सचेत रहते हुए काम करना होता है, और बहुत ही संवेदनशील स्थिति होती है जब उन्हें इस तरह के काम को अंजाम देना होता है या इस तरह के काम उन्हें करना होता है। तो यहाँ पर अनुवाद की तरह उनके पास एक ही काम को या एक ही पाठ को कई बार जांचने की सुविधा नहीं होती। जो उस समय जो त्वरित निष्पादन कर दिया गया वो उसी स्तर पर वहीं खत्म हो जाता है, और उसके कारण यदि किसी तरह का कोई उलझन पैदा होती है, उसका कोई प्रभाव, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, किसी तरह का कोई दोष होता है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए निर्वचक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अनुवादक पाठकों से भी उतना ही दूर हो सकते हैं जितना लेखक से। उनका अपना पाठ भी सही होता है, यानी अनुवाद जब पाठ का जब अनुवादक या अनुवादिका कर लेते हैं और जब वे प्रकाशित हो जाता है और वह जब आम समाज में जब पहुंचता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पाठक या पाठिका ये जाने कि अनुवादक या अनुवादिका कौन थे, किन्होंने इसका अनुवाद किया, और सीधा संवाद का सीधा कोई मंच नहीं होता। वे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वे अनुवादक या अनुवादिका से इस बात की शिकायत कर सकते हैं, चिट्ठी पत्र के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या प्रकाशकों आदि को सूचित करके कि इसके काम की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, पर सीधा संवाद जिसे कहते हैं, सामने सामने जिसका कोई असर नहीं होता। जबकि निर्वचन में यदि किसी तरह का कोई दोष हो जाता है पाठ में, तो सामने से प्रतिक्रिया उसी समय मिल सकती है, उन पर उसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। निर्वचन प्रत्यक्षता उपस्थित हुए श्रोताओं के समूह को संबोधित होता है, उसके बारे में श्रोताओं की राय वहीं और उसी समय मिल सकती है। लक्षित वर्ग निर्वचक के उसी रूप को वास्तविकता में पहचानते हैं। तो इस स्तर पर ये जो काम है अनुवाद की तुलना में बिल्कुल अलग और बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। अनुवाद में लेखक और पाठक एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते, या दूरी समय स्थान दोनों की होती है, और ये दूरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि हो सकता है कि कोई पाठ किसी प्राचीन समय में लिखा गया हो, उसका अनुवाद आज आधुनिक समय में किया जा रहा हो, तो लेखक और अनुवादक के बीच की दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि अनुवादक या अनुवादिका चाहकर भी अपने लेखक से जिस पाठ का वे अनुवाद कर रहे हैं उससे किसी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं कर सकते। उनके पास अपने रचनाकार से संवाद करने का एकमात्र माध्यम वो टेक्स्ट होता है, वे पाठ होता है जो उनके सामने अनुवाद के लिए उपस्थित है। तो इस तरीके से ये दूरी अधिक होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो भी ना लेखक को पता चल पाता है और ना अनुवादक को पता चल पाता है कि लेखक ने किस प्रकार इस तरह से सोचा होगा। जबकि जब हम निर्वचन में देखते हैं तो वक्ता और श्रोता एक ही बैठक या सम्मेलन के एक ही कमरे या स्थल पर एक ही समय में भाग ले रहे होते हैं। तो यदि किसी तरह की ऐसी कोई त्रुटि होती है, पाठ में किसी तरह का विचलन हो जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया उसी समय मिलने की संभावना होती है, और उसमें यदि किसी तरह की कोई चूक हो जाती है तो उसको लेकर अन्य अलग तरह की आशंकाएं भी विकसित हो जाती हैं। अनुवाद की अपेक्षा निर्वचन या संभाषण एक प्राचीन विधा है, हालांकि इसमें अनेक मत हैं। कुछ विद्वान इसे मौलिक लेखन के समकक्ष ही शुरू हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि निर्वचन विधिवत मौलिक लेखन से पूर्व भी आम व्यवहार को संबोधित करने हेतु अपने आशय को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होता रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ ही इस तरह की आवश्यकता महसूस की जाने लगी होगी, जब दो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए, किसी एक भाव को दूसरे भाव तक पहुंचाने के लिए, या किसी एक पाठ को या किसी एक संवाद को दूसरी भाषा में या दूसरे समाज तक पहुंचाने के लिए जब किसी भाषा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होगा, तो निर्वचकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी, जहाँ वे इस बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं या एक मध्यस्थता का काम करते हैं और दो लोगों के बीच संवाद स्थापित करने का काम करते रहे हैं। लेकिन जो इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है, जो आज उसका जो एक औपचारिक स्वरूप है, उसके बारे में हम सत्र 3 में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार वे खास क्षेत्र विशेष में उसकी चर्चा की जाती है। बाद में ये अन्य भाषा के मौखिक अनुवाद के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा। इस दृष्टि से विधिवत अनुवाद से ये प्राचीन विधा है। तो जो लिखित अनुवाद का जो, और हम इसे समझ सकते हैं कि
भाषा को या संवाद की जो लिखित परंपरा है वो उसकी शुरुआत बहुत बाद में होती है। ये जो मानव सभ्यता का विकास होता चला गया, उन्होंने अपने अभिव्यक्ति के लिए एक लिखित शैली को या लिखित प्रणाली का विकास किया, लेकिन उससे पूर्व जो पूरा संवाद था या लोगों के बीच संप्रेषण की जो तकनीक थी वो पूरी तरह से मौखिक थी। तो हम देख सकते हैं कि जो विधिवत अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत बाद में शुरू हुई होगी, क्योंकि मौखिक परंपराएं या मौखिक कथाएं या मौखिक जो हमारी जो पूरी जो हमारी विचार विमर्श की जो माध्यम है वो लिखित से प्राचीन रहा है। तो ज़रूर जो निर्वचन की जो प्रणाली है, जो अपने प्राचीन संदर्भ में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो लिखित संवाद से या जो विधिवत अनुवाद है उसे पुरानी रही होगी, उससे पहले उसका अस्तित्व रहा होगा। अनुवाद में भाषा का स्थान स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में नहीं बदलता। निर्वचन में वही भाषा कभी एसएल बनती है तो कभी टीएल यानी कभी सोर्स लैंग्वेज बनती है तो कभी टारगेट लैंग्वेज। अनुवाद के जब विभिन्न प्रकारों की हमने चर्चा की तो कभी जब हम अनुवाद के सिद्धांतों पर जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर भी एक तरह की प्रणाली है जहाँ पर कभी एक पार्ट कभी सोर्स लैंग्वेज बनता है तो कभी टारगेट लैंग्वेज बनता है। जब वही पार्ट जो पुनः अनुवाद होता है तो वही पार्ट जो पहले एक टारगेट लैंग्वेज के रूप में आपके समक्ष आया था वो किसी अन्य भाषा में अनुवाद के लिए सोर्स लैंग्वेज बन सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया उतनी त्वरित नहीं होती जितनी कि हम देखते हैं जब साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन किया जाता है, या जिसे हम सद्य अनुवाद या सद्य निर्वचन के रूप में जानते हैं, तात्कालिक निर्वचन के रूप में जानते हैं। वहाँ ये प्रणाली और तेज़ी से चलती है, जिसे क्रमिक निर्वचन के संदर्भ में भी हम जब देखते हैं, जब मैंने कहा कि जब एक तरफा संवाद हो रहा होता है यानी वक्ता केवल बोल रहे हैं और निर्वचक केवल उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, तब वह संवाद एक तरफा हो सकता है। लेकिन यदि वो एक संवाद की स्थिति है जहाँ आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है, जहाँ श्रोता केवल श्रोता नहीं है, वे अपनी बात भी रख सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं, तो वहाँ ये संवाद लगातार चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि निर्वचन में जो एक समय स्रोत भाषा थी यानी वक्ता ने जो बात कही, सोर्स पार्ट, स्रोत पार्ट, और निर्वचक ने जिसका अनुवाद किया यानी लक्ष्य पार्ट, वे जब आम जन तक पहुंचते हैं और आम जन जिस भाषा यानी लक्ष्य भाषा में जिस बात को समझ रहे हैं वे उसी भाषा में जब सवाल करते हैं तो वह पुनः स्रोत भाषा बन जाती है, और उसका अनुवाद करके जब निर्वचक मूल वक्ता को पहुंचाते हैं तो वो फिर वहाँ लक्ष्य भाषा बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निर्वचन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कभी एक संवाद विशेष में, एक स्थिति विशेष में जो स्रोत पाठ था या स्रोत भाषा थी, वह संवाद के आदान प्रदान के दौरान, रेसिप्रोकल संवाद के दौरान वह अपनी भूमिका बदलती रहती है। तो यहाँ निर्वचक के लिए जो काम है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें केवल एक भाषा में संवाद स्थापित करना या एक भाषा से केवल अनुवाद कर देना मात्र नहीं है, बल्कि दोनों भाषाओं के बीच में लगातार संवाद करना है, और दोनों की रचनाकार मूल वक्ता के लिए और श्रोता के लिए उन्हें मीडिएटर का या निर्वचक का काम करना होता है। तो यहाँ पर जो सोर्स लैंग्वेज का लक्ष्य भाषा में और लक्ष्य भाषा का मूल भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया को जो संकेत किया जा रहा है वो अक्सर हमें क्रमिक अनुवाद में देखने को मिलता है। क्रमिक इंटरप्रिटेशन में ये जिसे हम इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं उस संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि ये निर्वचक की भूमिका है वहाँ बदल जा रही है, जबकि मूल अनुवाद में जब हम देखते हैं जो अनुवाद को जो विधिवत जो रूप है, या तो वहाँ अनुवादक के अनुवादकों को पहले ही तय करना होता है कि वे किस भाषा में सक्षम है या किस भाषा में ज़्यादा उनके लिए आसानी है। यदि वे महसूस करते हैं कि वे तेलुगु से मलयालम में या गुजराती से हिंदी में ज़्यादा अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, तो वो तय होता है कि वो गुजराती से हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी से गुजराती वाली स्थिति या पंजाबी से गुजराती या अंग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेज़ी दो तरफा स्थिति उनके साथ कम आती है, क्योंकि वे अपनी सक्षमता या अपनी क्षमता पहले ही तय कर लेते हैं कि हम इस भाषा में कंफर्टेबल हैं। लेकिन जब हम निर्वचक की भूमिका की बात करें तो निर्वचक के साथ ये सुविधा नहीं होती, क्योंकि यदि वे संवाद की स्थिति में हैं जहाँ दो तरफा संवाद चल रहा है, वहाँ उनकी भूमिका मिनट मिनट पर बदलती रहती है। तो ये काम अनुवाद की तुलना में और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और क्योंकि उसी समय उसका निष्पादन करना होता है तो यहाँ उनके लिए चुनौती और बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें न केवल दोनों भाषाओं का ज्ञान रखना होता है, दोनों संदर्भों को समझना होता है, और दोनों वक्ता और श्रोता की मानसिक स्थिति और उनकी जो एक तरह की जो उनके जो सवाल हैं उनका सही जवाब भी अपनी भाषा के माध्यम से और अपनी कौशल के माध्यम से उपलब्ध करवाना होता है। निर्वचन की विशेषता इस तथ्य में भी है कि ये सहज एवं स्वाभाविक विधा है, क्योंकि इसके माध्यम से अनुवाद के कृत्रिम साधनों की अपेक्षा तत्काल सहज विधान से निर्वचक द्वारा यह कार्य संपादित होता है। सामान्य अनुवाद की अपेक्षा निर्वचन सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेतु निर्माण के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्वग्राम की अवधारणा को मूर्त करता है।
यही नहीं, ये अनेक संवेदी मुद्दों को भी सहज एवं आपसी समझबूझ से निष्पादित करने में सहायक होता है। वार्तालाप एवं मध्यस्थता हेतु जब दो विभिन्न गुटों के मध्य तालमेल हो तो निर्वचन एवं निर्वचक की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। तुमने कहा कि जिस 3 महत्वपूर्ण प्रकारों की हमने चर्चा की और जिसे आज खास तौर पर विधिवत रूप में जैसे निर्वचन माना जाता है, वहाँ निर्वचक की जो भूमिका है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत निर्णायक होती है। तो ऐसी स्थिति में भी विश्वग्राम की जो हमारी संकल्पना है उसे भी स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 देशों या 2 प्रतिनिधि मंडलों या 2 समाजों के बीच में जो राजनयिक या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बीच में संवाद स्थापित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से उनका जो काम है वो केवल चुनौतीपूर्ण ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। भारत की भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता की जहाँ विशिष्टताएं एवं विलक्षणताएं हैं, वहीं ये राज्य के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। स्वाभाविक है, आपसी समझबूझ से ही राज्य की एकता एवं अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में लिखित या औपचारिक अनुवाद की अपेक्षा निर्वचन ही साधन होता है। अतः ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोषक भी है। आइए जानते हैं निर्वचन, भावानुवाद, सारानुवाद में क्या अंतर है। निर्वचन, जिसे हम आशुअनुवाद कहते हैं, निर्वचन भावानुवाद तथा सारानुवाद से भी एक अलग विधा है। भावानुवाद में जहाँ मूल का केंद्रीय भाव लेकर उसका संदर्भ सहित पल्लवन कर लिया जाता है, वहीं सारानुवाद में मूल के केंद्रीय पाठ को अनुवाद में बनाए रखते हुए उसका प्रत्यक्ष तौर पर संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जबकि निर्वचन में यथासंभव मूल पाठ को यथावत दूसरी भाषा में बिना किसी विशेष घटाव जुड़ाव से प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब हम भावानुवाद करते हैं, और खासतौर पर भावानुवाद ऐसी स्थिति में होता है जब कोई पाठ सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो, साहित्यिक किस्म का पाठ हो, तो ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका पाठ के कथ्य को समझकर वे एक तरह से उसे दूसरी भाषा में एक तरह से पूरा रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ वे कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए और अधिक सुविधा या एक तरह और छूट ले लेते हैं। वहीं जहाँ सारानुवाद की बात है, सारानुवाद में जो मूल कथ्य कहा जा रहा है, उस कथ्य में जो उस कथ्य में भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केवल उन्हीं का अनुवाद किया जाता है, जिसे हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं, कि केवल उतने ही शब्द को लिया जाता है जितने की किसी खास उद्देश्य के लिए उसकी अपेक्षा है। लेकिन निर्वचन में इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ना तो यह भावों को अधिक पल्लवन करने की सुविधा है और ना ही उनके संक्षिप्तीकरण की। तो उन्हें जिस तरह पाठ को कहा जा रहा है उसी तरह उसे प्रस्तुत किया जाना भी जरूरी है, बिना किसी अधिक घटाव और जुड़ाव के। और दूसरी तरफ भावानुवाद और सारानुवाद दोनों ही अनुवाद की लिखित विधाएं हैं, जबकि निर्वचन पूरी तरह से एक मौखिक विधा। यदा कदा निर्वचक वक्ता की गति के आधार के अनुसार सूक्ष्म संक्षेपण कर लेते हैं और मूल पाठ या वाचन में कुछ कमियां हो तो उन्हें भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह ध्यान देने की बात है कि निर्वचन प्रक्रिया भावानुवाद या सारानुवाद से विशिष्ट रूप से भिन्न है तथा इसमें सैद्धांतिक रूप से सार या भाव जैसा अंतरण करने का उद्देश्य निहित नहीं होता है, ना ही सुविधा होती है और ना ही छूट होती है। निर्वचक मूल के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। निर्वचक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं ये भी हम जानेंगे। निर्वचक के लिए आवश्यक है कि उसका स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों पर समान अधिकार हो, जैसा कि किसी भी अनुवाद के लिए आवश्यक है। दोनों ही भाषाओं, लक्ष्य एवं स्रोत भाषा में धारा प्रवाह बोलने की क्षमता होनी चाहिए, जो अन्य अनुवादों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ उन्हें या निर्वचक को अपनी बात को कहकर प्रस्तुत करना है। वो जो भी कहेंगे या जो भी उन्हें अनुवाद करेंगे वो केवल लिखित माध्यम नहीं है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो अनुवाद का जो विधिवत रूप है वह मूलतः लिखित रूप है। लेकिन जब हम निर्वचन की बात करते हैं तो पूरी तरह से एक मौखिक प्रणाली है, तो उन्हें केवल 2 भाषाओं का ज्ञान ही नहीं बल्कि लक्ष्य और स्रोत भाषा दोनों में बोलने की जो उनकी क्षमता है, धारा प्रवाह बोलने की क्षमता भी होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस संवाद के दौरान कभी स्रोत भाषा और कभी लक्ष्य भाषा के बीच में ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अपने आप में बदलाव करना पड़ता है, उन्हें एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि केवल 2 भाषाओं का ज्ञान ना हो बल्कि दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोलने की क्षमता भी उनके अंदर हो। निर्वचक के लिए मूल के प्रति वस्तुनिष्ठता व श्रोता के प्रति सम्मान का भाव आवश्यक है। निर्वचक को एक अच्छा आशु अनुवादक होना चाहिए ताकि वे सहज एवं सरल तथा अर्थवाहक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो और लक्ष्य या श्रोता वर्ग के मुहावरे, विन्यास तथा अर्थक्षम संप्रेषण में अपने भाव को व्यक्त कर सके। निर्वचक के लिए मूल के प्रति वस्तुनिष्ठता, यानी जिस पाठ का वे अनुवाद कर रहे हैं उसके प्रति वे तटस्थ रहें, और जिस श्रोता विशेष के लिए वे अनुवाद कर रहे हैं तो उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव हो, ताकि वे सही तरीके से अपनी बात को संप्रेषित कर सके और इस तरह संप्रेषित कर सके कि लक्ष्य पाठक या लक्ष्य श्रोता वर्ग जो वहाँ उपस्थित हैं या जिस खास उद्देश्य के लिए वे उसका निर्वचन कर रहे हैं वो उनके लिए सहज, सुगम और सुबोध्य हो, वैसे बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही निर्वचक को एक अच्छा अनुवादक, आशु अनुवादक होना चाहिए और उन्हें दोनों भाषाओं का इस तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वे अर्थ का सही रूप से वहन कर सके और लक्ष्य श्रोता वर्ग के मुहावरे, विन्यास तथा अर्थक्षम संप्रेषण में अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकें।
निर्वचक को केवल अनुवाद या मूल के प्रति मोहयुक्त नहीं होना चाहिए, यानी किसी एक पाठ के प्रति, और हम ये किसी भी अनुवाद से अपेक्षा कर सकते हैं, चाहे वह लिखित अनुवाद ही क्यों ना हो। अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि ना वे केवल मूल के प्रति अधिक आस्थावान हो और ना ही लक्ष्य के प्रति। उनकी आस्था या जो उनकी निष्ठा है वो मूलतः पाठ के प्रति होनी चाहिए, कि ताकि पाठ बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो कहा जा रहा है उसे जो भी पाठ कहा जा रहा है, जो भी वक्ता अपनी बात कह रहे हैं, उसे निर्वचक बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से दूसरी भाषा में संप्रेषणीय रूप में प्रस्तुत करे। तो ये किसी भी प्रकार के अनुवाद से अपेक्षा की जाती है कि ना तो मूल के प्रति और ना ही लक्ष्य के प्रति किसी खास तरह का सम्मान या किसी खास तरह का आस्था भाव होना चाहिए, बल्कि अनुवादक को या निर्वचक के किसी को भी पाठ के प्रति अधिक संवेदनशील और अधिक निष्ठावान होना चाहिए। निर्वचन में अर्थग्राहक व अर्थक्षम भाषा का होना अपेक्षित रहता है, क्योंकि सभाएं या चर्चाएं अक्सर बोझिल हो जाती हैं और भाषणों एवं व्याख्यानों का केवल अनुवाद करने से लक्षित वर्ग में भी बोझिलता का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए निर्वचक अपनी अर्थक्षम व लोचदार भाषा से उसे सरस एवं जीवंत बनाए रख सकते हैं। निर्वचक को सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु नवोन्मेषी एवं नवाचार पद्धतियों के प्रयोग से परहेज नहीं करना चाहिए। विशेष नव वैश्विक दौर में विश्व नागरिक के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। यदि वे किसी ऐसे मंच पर हैं जहां वे हमारे सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से किसी देश या किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वे मूल वक्ता के भाषण के साथ साथ वे उसे इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भी अपने आप को जानकारी से या अपने आप को नवाचार पद्धतियों से वो लेस होने चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से पाठ का निष्पादन कर सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ये ध्यान रहे कि वो अपने पास से कुछ ना जोड़ें और ना कुछ छोड़ें। तो निर्वचक से अपेक्षाएं हैं कि वे पाठ का सही तरीके से उसका संप्रेषण करें, उस भाषा के प्रति उनका विशेष रूप से लगाव हो, और वे धारा प्रवाह बोलने की क्षमता रखते हों, उनका उच्चारण बहुत स्पष्ट हो, आदि अन्य बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम एक निर्वचक से करते हैं। और निर्वचक से अपेक्षा की जाती है कि वे दोनों भाषाओं के साथ साथ अपनी जो उनका जो अपना, जैसे हमने तनाव कारक कारकों के बारे में जाना, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हों, ताकि वो बेहतर तरीके से जो भूमिका उन्हें दी जा रही है। और क्योंकि हम यहाँ खास तौर पर निर्वचन की जो हमने चर्चा की, वो जिस विधिवत संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किसी खास मंच पर या किसी ऐसे संदर्भ में जहाँ बहुत ही औपचारिक तरीके से निर्वचक की भूमिका होती है, वहाँ पर उनसे ये अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है कि वे पाठ के साथ साथ, वक्ता के साथ साथ, और जो उनका जो विषय है उसके साथ, उनके साथ जो उनकी जो तटस्थता या निष्पक्षता है वह बनी रहे, साथ अपनी भाषा पर, उनकी अपनी जो वाक पटुता है, अपनी जो वाक शैली है, उस पर ना केवल उनका अधिकार हो बल्कि नियंत्रण भी हो। अधिकार यानी कि वो बेहतर तरीके से उसे प्रस्तुत कर सके, और नियंत्रण इस तरह कि वह ऐसा कुछ ना करें कि अपनी बातों में वो बहक जाए या कुछ वक्ता से कुछ अधिक जोड़ने लगे। साथ ही वे दोनों भाषाओं के बीच सुंदर सामंजस्य बनाए रखने का काम करें। तो तकनीकी तरीके से, मानवीय तरीके से, शारीरिक तरीके से, वे हर तरीके से अपने आप को इतना सक्षम या इतना समर्थ बना कर रखें कि वे पाठ का सही निष्पादन कर सकें, क्योंकि उनकी भूमिका कई बार बहुत अधिक महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति में निर्वचक से अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अंततः अनुवाद का क्षेत्र काफ़ी विस्तीर्ण है, जिसमें निर्वचन का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्वचन प्राचीनतम संवाद विधाओं में से एक है तथा संभवतः मौलिक लेखन के समकक्ष या उससे भी प्राचीन काल में विकसित हो गया था। निर्वचन अनुवाद कार्य से अनेक प्रक्रियाओं में प्रविधियों में भिन्न है, जिसकी हमने विस्तार से भी चर्चा की। जहाँ अनुवादक या अनुवादिका को पर्याप्त अवसर, साधन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वही निर्वचक को तत्काल बिना किसी सूचना अथवा विषम परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित करने की चुनौती भी बनी रहती है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, खेल, व्यापार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सभा सम्मेलनों, संसदीय कार्यों को सुसंपादित करने में अनिवार्य भूमिका का वहन करते हैं। निर्वचन कार्य में अपने में चुनौतीपूर्ण तो है ही, आपसी हितों को प्रगाढ़ करने का अति उपयोगी साधन भी है। अलग अलग स्तरों पर संपादित होने वाली निर्वचन प्रक्रिया में निर्वचक विभिन्न अपेक्षणीय गुणों में उसका स्रोत एवं लक्ष्य भाषा, श्रोता या दर्शक वर्ग की भाषा, उनके स्वभाव, संस्कृति तथा हितों और विशिष्ट अभिव्यक्तियों से सुपरिचय आवश्यक है। और जैसा कि मैंने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा की कि उनकी अपनी वाक्पटुता पर उनका अपना अधिकार हो, उनका नियंत्रण हो, जो तकनीकी जो सुविधाएं हैं उसमें वे अपने आप की वो सक्षम हो, जान पाएँ। जो अगर किसी विषय विशेष में कुछ नई जानकारी या कुछ नया ज्ञान या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो इतने नवोन्मेषी प्रवृत्ति के हों कि वो आवश्यक होने पर उनके साथ सही तारतम्य बिठा सके। तो एक बहुत ही सचेत और बहुत ही सजग
अनुवादक की भूमिका या सचेत और सजग अनुवादिका की भूमिका के रूप में निर्वाचक की भूमिका होती है। तो क्योंकि वे अनुवाद से बिल्कुल भिन्न तरह का काम है, जहाँ कुछ भी लिखित नहीं है, जहाँ कुछ भी सुधारने की गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ उनकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए निर्वाचक से जो अपेक्षाएं हैं वे अनुवादक या अनुवादिका की तुलना में बहुत अधिक हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उनका काम साथ ही समाप्त भी हो जाता है, जबकि अनुवादक या अनुवादिका एक लंबे समय तक उस काम में उलझे रहते हैं या उस काम को लेकर उनकी जो जिम्मेदारी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन क्योंकि ये काम त्वरित निष्पादित होता है, तो इसके साथ जो समस्याएं हैं वो भी उसी तरह से जुड़ी हुई हैं। तो हमने ये जाना कि इस सत्र में हमने जाना कि निर्वाचक से क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, किस प्रकार वे निर्वचन और अनुवाद आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से भिन्न हैं, भावानुवाद, सारानुवाद और निर्वचन में क्या अंतर है, इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की। निर्वचन का ये जो विषय था इस सत्र के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।